नॉर्मली गोल्ड एंड सिल्वर सेफ असेट्स माने जाते हैं, सेफ होराइजन। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि इस बार पिछले साल 2 साल में गोल्ड और सिल्वर की दाम बहुत बढ़ चुकी थी, तो ऑलरेडी वो हाई प्राइसेस पे थे। हेलो दोस्तों। मेरा नाम है रजनीश महन। मैं एमएफ भारत से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। एमएफ भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और असेसिबल बनाता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स बेचना नहीं, एमएफ भारत का फोकस है एजुकेशन और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग को प्रमोट करना, ताकि हर इन्वेस्टर अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को एक्टिव कर सके। आज के रैपिडली इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप में इन्वेस्टिंग अब सिर्फ रिटर्न्स तक सीमित नहीं रहा। ये अनसर्टेनिटी को नेविगेट करना, इन्वेस्टर बिहेवियर को समझना और मार्केट्स के स्ट्रक्चरल चेंजेस को अडॉप्ट करना भी बन गया। आज हमारे साथ इंडस्ट्री वेटरन मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम है, जिन्हें इस मार्केट में 30 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम हमारे एमएफ भारत के बोर्ड पे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पे ज्वाइन किया है, और वो आपको गाइड करेंगे कि इस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए को। तो सुनील जी, पहला सवाल ये है कि ये ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके मध्य अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है ग्लोबल और इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट, प्रभाव हो सकता है? थैंक यू रजनीश जी। देखिए, ये वॉर जो होता है ना, इंडिया के लिए, खासकर इंडिया में वॉर में शामिल नहीं है किसी भी तरह, मगर इंडिया तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि हर चीज़ में हम पेट्रोल डीजल के अलावा भी देखिए तो पेंट, टायर, हर इंडस्ट्री में तेल के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। और इस जंग में क्या चीज़ है कि ईरान के पास वो हॉर्मुज स्ट्रेट कंट्रोल में है, जो 21 मील वाइड एक स्ट्रेट है जहां पर जहाज जाते हैं, और दुनिया भर के 20% तेल उसी रूट के जरिए जाता है। तो इस जंग के कारण वो स्ट्रेट के अंदर ईरान ने मना कर दिया कि कोई भी शिप आना जाना। तो इसके कारण के तेल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तेल का सप्लाई में इशू आया है। और शायद ये जंग की वजह से कहीं भी उनकी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी, ना ही जस्ट ईरान के, बट सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, जहाँ पे भी तेल प्रोड्यूस होता है, तो एक डर है कि उधर जाके लग सकता है, तो तेल की सप्लाई घटेगी, तो तेल की दाम बढ़ती है, तो नेचुरली इंडिया के लिए वो हानिकारक है। तो सर, ये जो अभी तेल के भाव बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है? कितना नेगेटिव हम इसको देख सकते हैं? देखिए, तेल का इंपोर्ट होने से तीन चार चीज होती है इसमें। एक तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ जाती है, और जैसे सबको पता है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट देश है, यानी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब इंपोर्ट बढ़ता है तो उसके कारण दो चीज होते हैं। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि हर चीज में क्रूड का इस्तेमाल होता है, उन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो नेचुरली देश की फिजिकल डेफिसिट पे ऊपर असर आएगा, तो इंडिया का रिस्क रेटिंग पे आएगा। तो बाहर वाले जो पैसा इंडिया में डालते हैं, जैसे एफडीआई या एफआई पैसा, वो कम हो सकता है। दूसरी बात है कि महंगाई अगर बढ़ गई, तो आम जनता की पॉकेट में जो पैसा बाकी रहेगा खर्चा करने के लिए या सेविंग, वो भी कम हो सकती है। और तीसरी है कि शेयर मार्केट कंपनियों की अर्निंग्स भी दब सकती है, तो नेचुरली मार्केट के ऊपर भी उसका एक नेगेटिव असर आ सकता है। ये हमने देखा है कि जनरली जब भी ऐसे वॉर होता है तो उसमें सोने चांदी के भाव, गोल्ड सिल्वर के जनरली ऊपर जाते हैं। बट इस बार हमको थोड़ा सा देखने को मिला है कि गोल्ड और सिल्वर ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में। मतलब वो भी एज एन एसेट नीचे ही चल रहे थे, मतलब स्टेबल थे प्राइसेस। सो आपको क्या ऐसा लगता है कि क्यों ये ऐसा हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर, चांदी में, मतलब सोने में ज्यादा भाव ऊपर नहीं गए? तो आपने सही कहा कि नॉर्मली गोल्ड एंड सिल्वर सेफ असेट्स माने जाते हैं, सेफ होराइजन। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि इस बार पिछले साल 2 साल में गोल्ड और सिल्वर की दाम बहुत बढ़ चुकी थी, तो ऑलरेडी वो हाई प्राइसेस पे थे। सेकंड है कि इस चीज के कारण यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ा, तो उधर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। तो जो 4% के लेवल पे थी, वो 4.5 के करीब यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। तो इस बार निवेशकों ने क्या किया कि जब जंग शुरू हुई, तो उन्होंने यूएस डॉलर में निवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको 4.5% रिटर्न मिलते हैं, वेरएस गोल्ड और सिल्वर में कोई इंटरेस्ट इनकम रिटर्न नहीं आता है। तो अनलाइक यूजुअली जो होता है, जो मार्केट को इक्विटी से गोल्ड में पैसा जाता है, इस बार डेट में, यूएस डेट में गया, तो डॉलर की मजबूती हुई, तो सब लोग दिलचस्पी उसमें दिखाने लगे, और इसलिए गोल्ड का और सिल्वर का दाम उतना नहीं बढ़ा।
अभी आपको क्या लगता है यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के भाव में बढ़ाव आएगा, या यहीं पे रहेंगे, या करेक्शन आ सकता है? आपका आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? तो क्या हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर के दाम में ना अब एक तीसरा इशू आ जाए। एक तो बहुत दिनों से जो इमर्जिंग मार्केट देश है और बाकी देश है जो यूएस में निवेश करते थे, उन्होंने गोल्ड पे धीरे धीरे, ये जंग के समय में नहीं उसके पहले ही, एक डी डॉलराइजेशन के मूव के कारण वो गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो उसके पीछे जब गोल्ड और सिल्वर की दाम बढ़ गई तो बहुत से स्पेकुलेटर्स भी गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने लगे। मार्जिन ट्रेडिंग की तरह वो बैंक से बोरो करके गोल्ड में निवेश कर रहे थे और वो बढ़ गया। अब ये वॉर के टाइम में क्या हुआ कि इक्विटी की करेक्शन जो हुई, वहां पे मार्जिन कॉल मीट करने के लिए उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर का पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर में गिरावट भी आ गई इस बार। तो जैसे ही ये जंग खत्म होता है, मेरा मानना है कि वापस गोल्ड और सिल्वर भी एक सेफ होराइजन की एसेट का स्थान वापस ले लेंगे और उनमें बढ़त हो सकती है। मगर ये जरूरत नहीं कि जितना बढ़त पिछले साल में हुआ उतना वापस हुआ होगा। मगर जरूर वापस एक गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी बहुत रुझान आ सकती है जैसे ही जंग खत्म होता है। अच्छा, दूसरा हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स पे जो एफआईआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका काफी प्रभाव रहता है। और अभी देख रहे हैं हम पिछले दो काफी मतलब 1.5-2 साल से वो लोग बेचते जा रहे हैं। और अभी भी कंटिन्यूसली सेलिंग उनका चालू है। तो क्या कारण है? मतलब अभी इंडियन वैल्यूएशंस भी थोड़ा नीचे आए हैं, फिर भी वो उनका सेलिंग जो है वो कंटिन्यूसली चालू है। कि एफआईआईएस जब निवेश करते हैं ना, वो एक, समझिए कि इंडिया को, देश को ऐसे स्टॉक स्टॉक की तरह देखते हैं। तो जब वो इंडिया में निवेश कर रहे हैं, वो इंडिया के अलावा भी ब्राजील, रशिया, चाइना, अमेरिका, ऐसे देश में तो हर देश उनके लिए स्टॉक होता है। जैसे हम स्टॉक चुनने में वैल्यूएशन भी देखते हैं और ग्रोथ भी देखते हैं, और वैल्यूएशन में खाली उस स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं देखते कि वो उस स्टॉक का बाकी स्टॉक के माफिक ज्यादा है या कम, वो भी देखते हैं। तो इंडिया के बारे में क्या हुआ कि मानते हैं कि ये करेक्शन के कारण हमारी वैल्यूएशंस कम हो चुकी है हमारे 5 साल या 10 साल की कंपैरिजन में, मगर बाकी देश में भी करेक्शन हुआ है। तो इंडिया अभी भी बाकी देश के माफिक महंगी लग रही है। इसलिए वो, दैट इज नंबर वन पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है इसमें कि दुनिया के सभी देश को कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट इस जंग का तेल के दाम के जरिए हुआ है, मगर सबसे ज्यादा असर इंडिया को हुआ है। तो रिलेटिव बेस पे देखे कोई भी देश जिसके ऊपर ज्यादा असर इस तेल के भाव के बढ़त का हुआ है वो इंडिया में है। इसलिए वो इंडिया में थोड़ी नेगेटिव व्यू अब के लिए ले रहे हैं। सर, ये जो प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या इम्पैक्ट आता है? मतलब यूजर्स जो इन्वेस्टर्स है उसको क्या करना चाहिए जब ये भाव बढ़ते हैं? देखिए, आपको भाव बढ़ता है तो एक इन्वेस्टर, एक कंज्यूमर भी है और एक इन्वेस्टर भी है। तो कंज्यूमर के तौर पर देखें तो उसके लिए महंगाई, सब चीज़ों में दाम बढ़ जाती है तो उसका असर पड़ता है। मगर उसको यह सोचना चाहिए कि जब महंगाई मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, किसको बेनिफिट मिल रहा है? तो बेनिफिट मिल रहा है जो वो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैंने कहा, राइट। पेंट का कंपनी या टायर का कंपनी। तो हाल में ऐसी तरह सिचुएशन में क्या होता है कि ये पेंट कंपनी के लिए अपने क्रूड का दाम बढ़ता है, उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, मगर वो स्मार्टली क्या करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट का दाम उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपनी प्रॉफिट उसमें भी कमाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप कंज्यूमर के तौर पर इन्फ्लेशन आपको भारी पड़ रहा है, तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप उसी स्टॉक में निवेश करोगे तो आपको मुनाफा उधर मिल जाएगा। तो एज ए कंज्यूमर इन्फ्लेशन हर्ट्स यू, एज अ इन्वेस्टर इन इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। इसलिए देखें कि अर्निंग्स जो होती है, नॉमिनल जीडीपी जो इन्फ्लेशन को जुड़ा हुआ जीडीपी होता है, उसके साथ अर्निंग्स बढ़ती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इन्फ्लेशन में लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट आपको फायदा देता है। सर, अभी ऐसी मार्केट की मतलब सिचुएशन में जहां पे मतलब एक रात को ट्रम्प साहब का कुछ स्टेटमेंट आता है, दूसरी रात फिर से चेंज हो जाता है। सो ऐसे वोलेटाइल एनवायरनमेंट में क्या इन्वेस्टर को करना चाहिए? मतलब वो बाय करता है, अगले दिन स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाता है, फिर वो अगर सेल कर देता है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है। इतना वोलेटिलिटी है बाजार में, तो उसमें क्या इन्वेस्टर को करना चाहिए? देखिए, इस ट्रम्प जो ट्वीट डालते हैं, मैं कहूँगा उसको TIV यानी ट्रम्प इंड्यूस वॉलेटिलिटी है। ये ट्रम्प के कारण ही वॉलेटिलिटी आती है दुनिया भर में। अब एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए कि देखिए, बड़े बड़े दिग्गज निवेशक जैसे वॉरेन बुफे ने, उन्होंने यही कहा है, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। राइट? तो इस चीज में जब ट्रम्प की ट्वीट आती है तो सब डर जाते हैं। तो बिना वजह बहुत सारे स्टॉक्स जिनका कोई इंपैक्ट ही नहीं है वो इस वॉर का, वो भी गिर जाते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको यही सोचना चाहिए कि जब मुझे एक सस्ते में चीज मिल रही है जिसका फ्यूचर आउटलुक अच्छा है,
तब वो सस्ता मिलता है तो खरीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल में भारत की भविष्य में को इस जंग के कारण कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे ही जंग खत्म होती है, भारत का भविष्य वापस अच्छा ग्रोथ ट्रैक पे आएगा। अब आपको वही एक सेल की तरह मिल रहा है, आषाढ़ की सेल चल रहा है स्टॉक मार्केट में। तो वॉलेटिलिटी को आप अपने फायदे के लिए करने के लिए आपको सिंपल एक ही चीज है, सिस्टमैटिकली खरीदते रहना चाहिए। बिकॉज आपको पता नहीं कि कल ट्रम्प की फेवरेबल ट्वीट आएगी या नेगेटिव ट्वीट आएगी। इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बेस्ट सोल्यूशन है। तो ऐसे टाइम पे आपको लगता है कि जो नए निवेशक मार्केट में आ रहे हैं, या जो जेंजी भी हम देख रहे हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जैसे आपने बोला, तो आपको लगता है कि वो रूट बेस्ट रहेगा रादर रादर देन डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का? हाँ बिल्कुल, देखिए देखिए जैसे एक तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपने बताया कि एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग शब्द होता है, जरिए माने सस्ते में मिले तो ज्यादा यूनिट कमा लो, महंगी हो गई तो कम यूनिट कमा लो। तो रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग के कारण एसआईपी वॉलेटाइल टाइम में आपको अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न दिलवाता है। सेकंड, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि डाइवर्सिफाई करता है। अभी डाइवर्सिफिकेशन की बात क्या है कि सिंपल सी चीज है कि हर चीज हर वक्त में इक्वली नहीं रिएक्ट करती। तो जब आप उसको साथ में इकट्ठा एक ही पोर्टफोलियो में करते हैं तो किसी ना किसी टाइम पे एक चीज अच्छी करेगी और एक चीज बुरी करेगी, तो वो एवरेज हो जाता है और आपको वॉलेटिलिटी और रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है। तो म्यूचुअल फंड प्लस एसआईपी इज अ बेस्ट रूट के लॉन्ग टर्म में आपको, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ये बेस्ट ऑप्शंस मेरे मन में है। राइट। और सर अभी कौन से सेक्टर्स आपको ऐसे प्रॉमिसिंग लगते हैं, मतलब जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी देखिए, मार्केट सिचुएशन में? तो मैं कहूंगा कि आम जनता के लिए ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर का एक अलग एक वैल्यूएशन होता है, एक डिमांड सप्लाई होती है। मगर अगर वो सोचें कि अगर इंडिया आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या है, कौन सी सेक्टर उसको सपोर्ट कर रही है, तो तीन चीज आपको सामने रखने की जरूरत है बस। एक है कि दुनिया से सबसे युवा देश इंडिया है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी हमारी है। तो फ्यूचर में ये ही हमारी स्ट्रांग स्ट्रेंथ है। तो ये आबादी को क्या चाहिए, एक तरफ नौकरियां चाहिए, नौकरियां मिलेंगी तो खर्चा करेंगे, राइट। तो नौकरियां कैसी आएगी, जब आप फैक्ट्री ये सब बाकी देशों को एक्सपोर्ट करके वे फैक्ट्री के लगाएंगे तो लगेगी। तो मेरे ख्याल में कैपेक्स से नौकरियां बनती है और उस नौकरियों से कंजम्पशन बढ़ती है। तो दो चीज में सेक्टर के बारे में सोचे तो कैपेक्स का एक थीम है, कंजम्पशन। ये दोनों आपको ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनके ऊपर जो इनको फाइनेंस करता है, चाहे कैपेक्स को फाइनेंस करता है या कंजम्पशन करता है, वो है बैंकिंग सिस्टम। तो मेरे ख्याल में तीन सेक्टर की फंड आपके पास काफी होंगे, एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स फंड और एक कंजम्पशन फंड। वॉर के टाइम पे जैसे बोलते हैं कि डिफेंस कंपनियों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो डिफेंस सेक्टर जनरली ये टेंशन में आ जाता है जब भी ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? ठीक है, डिफेंस में क्या है कि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का बिगेस्ट सक्सेस हमने देखा डिफेंस में, जो कि इंडो पाक की वॉर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी जो आत्मनिर्भर प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स और यूएवीज थे वही हमारे लिए बहुत ताकतवर आ गए थे। तो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे एचएएल और ये सब बहुत बहुत उम्दे तरह से अपने डिफेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या हुआ है कि अभी बाकी देशों ने देख लिया कि इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर की हमने कैसे जीत हासिल की, तो एक्सपोर्ट का डिमांड भी बढ़ रहा है। और इसमें अभी खास नई चीज क्या है कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर इनोवेटिव कंपनीज आ रही हैं जो यहाँ पर आकर कर रही है। तो डिफेंस का फ्यूचर आउटलुक बहुत बढ़िया है। बट क्या है कि ये सबको पता लग गया है तो उसकी वैल्यूएशंस बढ़ गई है। इसलिए मेरा मानना है कि ग्रोथ अच्छी होगी, मगर आज महंगी है उनके दाम। तो लॉन्ग टर्म में ये अल्टीमेटली कैचअप हो जाएगा। तो अगर डिफेंस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं तो एक लंबी अवधि 7-10 साल का टाइम रख के, क्योंकि इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर आज दाम महंगी है, तो शॉर्ट टर्म तौर पर लेकर इन स्टॉक्स को मत खरीदिए। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आप डिफेंस फंड्स को चूज करते हैं। सर अभी जैसे मार्केट वोलाटिलिटी, मतलब हम करेक्शन हो चुका है, हमें लगता है कि अभी वैल्यूएशंस भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है मार्केट का, तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर को एसआईपी का रूट ही पकड़ना चाहिए या लमसम में भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? देखिए, एसआईपी इज द बेस्ट रूट, पर इवन लमसम को मैं कहूंगा कि आप उसको एक लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में डालकर एसटीपी के जरिए धीरे धीरे मार्केट में डालिए। बिकॉज क्या हुआ है कि अभी वॉर की बात आज की बात करें तो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है।
मगर 2 हफ्ते के बाद क्या रियल गठबंधन होगा पीस का, या फिर वॉर एक्सटेंड होगा, आज हम किसको पता नहीं है, और ट्रंप को शायद भी पता नहीं है। तो इस राइट। चीज पे एक स्टैगर्ड तौर पर निवेश करना ही बेहतर होगा। मगर एसआईपी जनरली लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, मगर इवन आपका 1 साल का निवेश करने का आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप उसको स्टैगर्ड तौर पे करिए। मैं बिल्कुल एक वन टाइम लमसम डालना, अनलेस आपके पास वो जिगर है कि वॉल्टिलिटी को झेल सके, तो आपकी वो टेम्परामेंट के ऊपर बेस होती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट अप्रोच। सर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो इंडस्ट्री है बहुत ग्रो कर रही है। हम 82 लाख करोड़ के ऊपर इंडस्ट्री पहुंच गई है। तो आपको क्या लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है, मतलब कैसे वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स को देख रहे हैं? देखिए, इसमें पहली चीज है, हमें ये एक बताना होगा कि जानकारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एम्फी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जो म्यूचुअल फंड सही है करके कैंपेन किया है टीवी में, बड़े बड़े दिग्गज जैसे सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, अमिताभ बच्चन, इनको इस्तेमाल किया है कि एक अवेयरनेस को इम्प्रूव करे। तो वो एक अवेयरनेस इंप्रूवमेंट में फाइनेंशियल लिटरेसी का इंप्रूवमेंट जन्म में हुआ है। सेकंड, युवा की अभी मैंने बात की, जैसे यंग पीपल है वो बहुत क्यूरियस है। आज गूगल और एआई के टाइम में वो जाके इजीली सर्च कर सकते हैं, और उनको भी एक न्यूअर इन्वेस्टमेंट जरा उनकी जानकारी भी मिल जाती है। तो अवेयरनेस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो गया। थर्ड थिंग इज, आज बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है कि म्यूचुअल फंड में आप केवाईसी लेकर इन्वेस्टमेंट भी टच ऑफ अ बटन में कर सकोगे। पहले की तरह 1000 फॉर्म भरो, सिग्नेचर करो, फोटो लो, ये सब बातें नहीं है। तो ये आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, ये बहुत इंप्रूव हो चुकी है। और चौथी चीज जो हुआ है कि बैंक्स भी देखें तो बैंक्स की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इतनी बढ़ नहीं रही है, और इन्फ्लेशन के करीब ही जा रही है। तो प्योरली बैंक डिपॉजिट में डालने से आपको वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, कभी कभार आपको नुकसान रियल टर्म्स में भी हो सकता है। वेरएस जैसे मैंने कहा, इक्विटी मार्केट बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो ये जानकारी भी लोगों के हाथ में आ गई है। तो इसलिए एसआईपी बुक जो कोविड के टाइम में समझिए कि 10,000 करोड़ पर मंथ का था, आज 30,000 करोड़ पर मंथ एसआईपी बढ़ रही है। तो नेचुरली ये एक पेनिट्रेशन, मगर अभी भी रास्ता लंबा है, क्योंकि अभी भी 5.5 से 6 करोड़ लोगों ने ही म्यूचुअल फंड में यूनिकली इन्वेस्ट किया है, एक 140 करोड़ की आबादी के देश में। मैं बस उसी पे आने वाला था, तो आपने बताया कि क्या कारण है कि अभी तक सिर्फ 6% लोग जुड़ पाए हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आ पाए हैं। कि क्या ये लोगों को, आपको लगता है कि डर है उनके मन में, या हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं उनके तक, या एजुकेशन की प्रॉब्लम है? क्या रीजन है कि ये 6% बढ़ नहीं रहा? अगर हम देखें ग्लोबली, अमेरिका में, चाइना में 40-50% है। आई थिंक इसके लिए हमें इंडिया के बारे में थोड़ी लंबी अवधि के पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि ऐसा देश, हमारे ऊपर रिपीटेड वॉर हुआ है, मुगल से लेकर ब्रिटिश से लेकर सबने वॉर किया। सेकंड, हमारी वेदर भी बहुत अनसर्टन रही है, कभी बारिश होता है, कभी ड्राउट होती है, तो बहुत अनसर्टेनिटी होते हैं। तो इंडिया में ऑलवेज एक सिक्योरिटी का एक स्ट्रांग फीलिंग होता है। और हमारी देश एक डेवलपिंग देश होने के नाते गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम कोई ये नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सकती है अपने फ्यूचर के लिए। तो लोग ऑलवेज एक सेफ्टी की ओर अपना ध्यान देते आ रहे हैं, 100 साल से ज्यादा, मैं कहूंगा 1000 साल से भी। तो इसीलिए गोल्ड, लैंड और बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, इनमें उनका भरोसा है कि महीने को मेरे को वो ब्याज मिल जाता है, या फिर घर घर हो तो मुझे पता है कि लैंड की प्राइस बढ़ेगी। तो ये सिक्योरिटी का एक फीलिंग जो है, इसीलिए वो जब इक्विटी मार्केट में वॉल्टिलिटी देखते हैं हर अखबार में, जब मार्केट 1000 पॉइंट गिरता है तो हेडलाइन में फर्स्ट पेज में डाल देते हैं। तो अखबार में कुछ पढ़े या ना पढ़े, मार्केट गिरा, ये खबर उनके मन में आती थी, तो एक डर सा आ जाता है। ये नॉर्मल एक इंडियन की मेंटालिटी है, इसीलिए। और हमारे देश में क्या हो कि पॉलिटिकल सिस्टम ने भी एक बैंकिंग सिस्टम को ऑलवेज प्रोटेक्ट किया है। कभी भी कोई बैंक, बड़े बैंक का फेलिंग नहीं हुआ है, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक तो 100% बैंक गवर्नमेंट ओन्ड है, पर प्राइवेट सेक्टर में भी कॉन्फिडेंस आ गया है। अब धीरे धीरे उनको अवेयरनेस आई है कि इस सबका एक कॉस्ट होता है, वेरएस इक्विटी मार्केट इन्फ्लेशन से बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जानकारी, लिटरेसी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब तो गया है 3 करोड़ से 5.5 करोड़, अब ये रास्ता बहुत है और हो जाएगा अगले 10 10 साल में। पेनिट्रेशन अच्छी इंप्रूव होने की मेरी एक्सपेक्टेशन है। नहीं, हमें भारत लॉन्च करने का वही कारण है कि हम भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में सबके पास पहुंचना चाहते हैं। और एजुकेशन, वीडियोस एंड एजुकेशन कंटेंट के थ्रू हम लोग वही अचीव करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और इन्वेस्ट करें,
ताकि जो उनको 6-7% एफडी में रिटर्न मिलता है उससे बेटर रिटर्न यहाँ से मिल सके। तो दैट इज द हमारा भी भाई एक आइडिया है। आपको सर क्या आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज में लोग हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि जोमेटो के इतने सारे ड्राइवर्स हैं तो उन्होंने एक इनकम सोर्स ऐड किया है। ये ना सो मेनी न्यू फील्ड्स हैव कम अप जहाँ पे लोग रोज रोज एक पैसा कमा रहे हैं डेली बेस के ऊपर। किसी का 500 रुपए का इनकम है, किसी का 1000 रुपए का इनकम है। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को 100 रुपया 200 रुपये 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए कि जिससे लॉन्ग टर्म में उनका पैसा एक इकट्ठा से जुड़ सकता है, कंपाउंड हो सकता है? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट अभी क्या हुआ है कि देखिए सेबी ने भी एक छोटी एसआईपी का ऐलान किया है, जहाँ पे 250 रुपये में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मगर उसके अलावा पहले ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने भी 100 रुपये का भी एसआईपी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। राइट। तो कितना भी कम रकम हो आप उसको निवेश कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट, आज आप खाली क्यूआर कोड, आज क्या है कि हमारे देश में मोबाइल की कॉस्ट इतनी कम है और पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया है कि 5 से 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन के पास मोबाइल फोन है। तो जो क्यूआर कोड का इस्तेमाल सभी जगह करते हैं, गूगल पे में करते हैं, सब में यूपीआई के जरिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिस्टम यूपीआई पेमेंट सिस्टम हमारी सिस्टम है। तो आज म्यूचुअल फंड को भी अभी खाली एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप निवेश कर सकते हो। तो इसमें डेली एसआईपी भी आप कर सकते हैं और 100 रुपये तक भी आप डाल लगा सकते हैं। उसमें डेली आपको जो एवरेजिंग की बात कर रहा था वो डेली आपको बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो मैं कहूंगा कि कितना भी कम रकम हो और कभी भी आपको रेगुलरली भी ना हो, और जैसे जैसे पैसा हाथ में है आप उसको उसी दिन उसी क्षण में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए कि ऐसी वोलेटिलिटी मार्केट में क्या करना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सो आई थिंक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए, और जब भी ऐसा मौका देता है मार्केट नीचे आने का तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसमें निवेश करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सुनील जी। दोस्तों ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टिंग खुद कैसे इवॉल्व हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के बीच में। आंसर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल सोचने और अडाप्ट करने की एबिलिटी ही आगे चल के सक्सेसफुल इन्वेस्टर को डिफाइन करेगी।